नमस्कार, मैं हूं अंजलि भंडारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम गणतंत्र की 26 कहानियां में। पूरा देश 73वां गणतंत्र दिवस बड़े हर्षोल्लास से मना रहा है। गणतंत्र दिवस यानी कि वो दिन जब पूरा हिंदुस्तान स्वाधीनता और शौर्य दोनों को एक साथ सलाम करता है। यह दिन सभी भारतीयों के लिए बहुत खास होता है। जी हां, 26 जनवरी, आपको बता दें कि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान लिखकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 21 तोपों की सलामी के साथ झंडा वंदन किया और इसी दिन संविधान को भी लागू किया गया। तब से भारत को एक पूर्ण स्वराज घोषित कर दिया गया था। तो चलिए आपको 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस की 26 कहानियों से रूबरू करवाते हैं और आपको हर वो जानकारी देंगे कि इन 26 कहानियों के जरिए जो 26 जनवरी को बनाता है गणतंत्र दिवस। तो बने रहिए अगले 20 मिनट तक हमारे साथ और देखिए हमारा खास कार्यक्रम गणतंत्र की 26 कहानियां। गणतंत्र दिवस को पूरे देश में विशेष रूप से मनाया जाता है, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में बहुत उत्साह के साथ ध्वजारोहण होता है। इस अवसर के महत्व को चिन्हित करने के लिए हर साल राजपथ पर एक भव्य परेड का आयोजन किया जाता है। आपको बता दें, इस भव्य परेड में भारतीय सेना के विभिन्न रेजिमेंट्स, वायुसेना, नौसेना सभी भाग लेते हैं और इस समारोह में भाग लेने के लिए देश के सभी हिस्सों से राष्ट्रीय कैडेट कोर और विभिन्न विद्यालयों से बच्चे आते हैं। समारोह में भाग लेना एक सम्मान की बात होती है। अब तक गणतंत्र दिवस पर देश में जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं, वो गणतंत्र दिवस पर राजपथ के एक छोर यानी कि इंडिया गेट पर मौजूद अमर जवान ज्योति पर पुष्पमाला अर्पित करते आए हैं। लेकिन इस बार गणतंत्र दिवस विशेष इसलिए भी होने जा रहा है क्योंकि इस बार अमर जवान ज्योति को नेशनल वॉर मेमोरियल की ज्योति में विलय कर दिया गया है, जिसके चलते अब भारतीय वीरों की शहादत की गाथा समेटे नेशनल वॉर मेमोरियल पर ही देश के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। देखिए रिपोर्ट। साल 1929 ये वही दिन था जब दिसंबर महीने की कड़ाके की ठंड में लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। उस अधिवेशन में एक प्रस्ताव पास हुआ। प्रस्ताव कुछ ऐसा था जो बरतानिया हुकूमत की चिंता बढ़ाने वाला था। बैठक में जो प्रस्ताव पास हुआ था उसमें इस बात का जिक्र था कि अगर अंग्रेजी हुकूमत 26 जनवरी 1930 तक भारत को डोमिनियन का पद नहीं देता तो भारत खुद को पूरी तरह से स्वतंत्र घोषित कर देगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के प्रस्ताव के बावजूद ब्रिटिश सरकार ने जब 26 जनवरी 1930 तक भारत को डोमिनियन का पद दिए जाने की मांग को स्वीकार नहीं किया तो कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता का बिगुल फूंक दिया और आजादी के लिए सक्रिय आंदोलन की शुरुआत कर दी। यही वो दिन था जब पंडित नेहरू ने रावी नदी के किनारे तिरंगा झंडा लहरा दिया और 26 जनवरी 1930 को भारत की प्रतीकात्मक स्वतंत्रता के तौर पर मनाया। आपको शायद ये जानकर हैरत हो सकती है कि 1947 में भारत की आजादी से पहले तक 26 जनवरी को भारत की प्रतीकात्मक स्वतंत्रता के तौर पर मनाया जाता रहा और साथ ही पूर्ण आजादी का संघर्ष भी चलता रहा। साल 1947 में आखिरकार एक लंबे संघर्ष के बाद
भारत को आजादी मिली, लेकिन वो आजादी मिली 15 अगस्त को। ऐसे में 26 जनवरी साल 1930 में जिस प्रतीकात्मक स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी, उसे आजादी की तारीख में अंतर होने की वजह से आगे बरकरार नहीं रखा जा सका। लेकिन आजादी मिलने के बाद भी भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में 26 जनवरी के महत्व को खत्म नहीं होने दिया गया। आखिरकार ये वो तारीख थी जब पंडित नेहरू ने 26 जनवरी 1930 में गुलाम भारत में प्रतीकात्मक आजादी मनाने की परंपरा की शुरुआत की थी और पूर्ण स्वतंत्रता के आंदोलन को तेज कर दिया था। 26 जनवरी के ऐतिहासिक महत्व को आजादी के बाद भी बरकरार रखा गया। ऐसा करने के लिए फैसला ये किया गया कि 26 जनवरी के दिन ही भारत का संविधान लागू किया जाए। हालांकि संविधान का निर्माण नवंबर 1949 में ही हो गया था, लेकिन 2 महीने और इंतजार करने का फैसला हुआ और आखिरकार उसे 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। गणतंत्र भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें दुनिया भर की अलग अलग देशों के संविधानों के कुछ विशेष अंशों की जगह दी गई है। संविधान को बनाने वाली संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जबकि जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद समेत कई दूसरे बड़े लीडर्स इस सभा के प्रमुख सदस्य थे। देश के लिखित संविधान को कई संशोधन के बाद तैयार करने में कुल 2 साल, 11 महीने और 18 दिन का वक्त लगा था। बहुत कम ही लोग ये जानते हैं कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक 10:18 पर लागू हुआ था। सदियों तक गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहा हिंदुस्तान अब तक एक गणराज्य के तौर पर भारत के नक्शे पर उभर चुका था। अब उसका अपना खुद का संविधान था, लिहाजा इस दिन को बड़े स्तर पर मनाने का फैसला किया गया और इस दिन को राष्ट्रीय पर्व घोषित किया गया। 26 जनवरी का ही वो ऐतिहासिक दिन है जब भारतीय गणराज्य को उसका पहला राष्ट्रपति मिला था। 26 जनवरी 1950 के ही दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के प्रथम राष्ट्रपति के तौर पर गवर्नमेंट हाउस के दरबार हॉल में शपथ ली थी। इस तरह दुनिया को पहली बार भारत के राष्ट्रपति के तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का परिचय मिला। गणतंत्र दिवस का जिक्र होते ही राजपथ पर देश की सेनाओं के बाकी जवानों की शानदार परेड की तस्वीर जहन में उभरती है। लेकिन आपको ये जानकर थोड़ी हैरत हो सकती है कि गणतंत्र दिवस मनाने का ये स्वरूप हमेशा से ऐसा नहीं था। 26 जनवरी 1950 पर यानी देश के पहले गणतंत्र दिवस पर एरविन स्टेडियम में गणतंत्र भारत का राष्ट्रध्वज लहराया गया था। इस अवसर पर एक छोटे से कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो ने शिरकत की थी। आज भले ही राजपथ को गणतंत्र दिवस परेड के लिए जाना जाता हो, लेकिन साल 1950 से 1954 के बीच 26 जनवरी पर गणतंत्र दिवस का समारोह राजपथ पर आयोजित नहीं किया गया था। साल 1954 तक 26 जनवरी कार्यक्रम का आयोजन एरविन स्टेडियम, किंग्सवे, लाल किला तो कभी रामलीला मैदान में हुआ था, न कि राजपथ पर। 26 जनवरी, जिसे आजाद भारत में अब राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के तौर पर पहचान मिली थी, उस दिन की अहमियत को दमदार तरीके से पेश करने पर विचार किया गया। भारतीय गणराज्य ने इस दिन को अपने शौर्य और पराक्रम के प्रदर्शन का फैसला किया और इस तरह 26 जनवरी 1955 को पहली बार राजपथ पर सेना की परेड की परंपरा की शुरुआत हुई।
राजपथ परेड के पहले मुख्य अतिथि के तौर पर पाकिस्तान की गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद ने शिरकत की थी। 26 जनवरी को होने वाली गणतंत्र दिवस की परेड में आम तौर पर सेना के तीनों अंगों की टुकड़ियां, अर्धसैनिक बल और पुलिस बल के जवानों की भव्य परेड के तौर पर जाना जाता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि साल 1963 में एक ऐसा मौका भी आया था जब तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को परेड में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। उन्हें ये न्योता सम्मान स्वरूप 1962 में हुए भारत चीन युद्ध के दौरान सरकार और सेना का बड़ा सहयोग करने के लिए दिया गया था। 1963 की गणतंत्र दिवस परेड में संघ के करीब 3000 स्वयंसेवकों ने भाग लिया था। छब्बीस जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर देश की आजादी के बलिदानियों और देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीद योद्धाओं को भी याद किए जाने की परंपरा है। इस दिन खुद प्रधानमंत्री अमर जवान ज्योति पर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं और उनकी यादों में 2 मिनट का मौन रखा जाता है। गणतंत्र दिवस पर होने वाली परेड का आयोजन राजपथ पर होता है। राष्ट्रपति राष्ट्रध्वज लहराते हैं और राष्ट्रगान के साथ 21 तोपों की सलामी दी जाती है। रायसीना हिल से शुरू होने वाली परेड राजपथ से होते हुए पूरे 9 किलोमीटर तक शानदार मार्चिंग करती है। ये परेड लाल किले तक पहुंचकर पूरी होती है। गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रगान के दौरान 21 तोपों की सलामी दिए जाने की परंपरा है। ये सलामी भारतीय सेना की तोपों द्वारा दी जाती है, जिन्हें पॉन्डर्स कहा जाता है। प्रत्येक तोप से 3 राउंड फायरिंग होती है। ये तोपें 1941 में बनी थी और सेना के सभी औपचारिक कार्यक्रम में इन्हें शामिल करने की परंपरा है। छब्बीस जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि को बुलाए जाने की परंपरा रही है। लेकिन मुख्य अतिथि के तौर पर न्योता किसे भेजा जाएगा, उसका फैसला एक लंबे विचार विमर्श के बाद किया जाता है। विदेश मंत्रालय भारत और उसके करीबी देशों के बीच संबंधों को ध्यान में रखकर कई मुद्दों पर विचार करता है, जिसमें राजनीतिक, आर्थिक, वाणिज्यिक संबंध और सैन्य सहयोग आदि पहलुओं पर भी विचार किया जाता है। छब्बीस जनवरी पर मुख्य अतिथि कौन होगा, इसके लिए देश के राजनयिक हितों को ध्यान में रखा जाता है। गणतंत्र दिवस के लिए मुख्य अतिथि अन्य देशों की रुचि और अतिथि की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है। लंबे विमर्श के बाद मित्र देश का चयन किया जाता है और फिर विदेश मंत्रालय अतिथि को निमंत्रण देने के लिए प्रधानमंत्री की मंजूरी लेता है। छब्बीस जनवरी पर अमूमन अतिथि वही बुलाए जाते हैं जिनकी गिनती भारत के मित्र देशों के तौर पर होती रही है। लेकिन इस तरह की परंपरा के विपरीत 2 मौके ऐसे भी रहे जब 26 जनवरी पर दुश्मन देश पाकिस्तान से भी मुख्य अतिथि को न्योता भेजा गया। साल 1955 में पहली बार पाकिस्तानी गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद ने शिरकत की थी, जबकि दूसरी बार साल 1965 में पाकिस्तान के खाद्य एवं कृषि मंत्री राणा अब्दुल हमीद ने शिरकत की थी। इसी के कुछ महीने बाद भारत और पाकिस्तान के बीच भीषण युद्ध भी हुआ था। गणतंत्र दिवस पर अब तक सबसे ज्यादा बार फ्रांस से मुख्य अतिथि बुलाए जा चुके हैं, जिनमें से साल 1976 में फ्रांस के प्रधानमंत्री, जबकि साल 1980, 1998,
2008 और साल 2016 में फ्रांस के राष्ट्रपतियों ने शिरकत की थी। वहीं यूनाइटेड किंगडम की ओर से भी 5 बार मुख्य अतिथि गणतंत्र दिवस में शामिल हो चुके हैं, लेकिन अधिकतर बार यूके की ओर से उनके प्रतिनिधियों ने ही शिरकत की थी। छब्बीस जनवरी के आयोजन में 1 से 2 अतिथियों को ही आमंत्रित करने की परंपरा रही है, लेकिन गणतंत्र दिवस के अब तक के इतिहास में साल 2018 में ऐसा पहली बार हुआ था जब एक साथ 10 देशों के प्रतिनिधियों ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की थी। आसियान देशों के प्रतिनिधियों में थाईलैंड के प्रधानमंत्री प्रायुत चान-ओ-चा, म्यांमार की तत्कालीन सर्वोच्च नेता आंग सान सू की, ब्रुनोई के सुल्तान हसन अल बोल्किया, कंबोडिया के पीएम हुन सेन, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो, सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिएन लूंग, मलेशिया के प्रधानमंत्री नजीब रजाक, वियतनाम के प्रधानमंत्री न्यूगेन शुयान फूक, लाओस के प्रधानमंत्री थोंगलॉन सिसोलिथ और फिलीपींस के राष्ट्रपति टिग्रो दुतेर्ते शामिल हुए थे। छब्बीस जनवरी की परेड को लेकर तैयारी महीनों पहले से शुरू कर दी जाती है। इसके लिए परेड में भाग लेने वाली सेना की अलग अलग रेजिमेंट्स की टुकड़ियां करीब 600 घंटे का अभ्यास करती है। इस अभ्यास के दौरान ये 12 किलोमीटर लंबी परेड की प्रैक्टिस करते हैं, जबकि गणतंत्र दिवस पर परेड करते हुए 8 से 9 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। 26 जनवरी की परेड पर सर्वश्रेष्ठ कदम ताल करने वाले दस्ते को पुरस्कार देने की भी परंपरा है। इसके लिए परेड के पूरे रास्ते में अलग अलग 6 जगहों पर जजों को बैठाया जाता है। जज सेना के ही अधिकारी होते हैं जो पूरी बारीकी से इस बात का मुआयना करते हैं कि किस टुकड़ी का प्रदर्शन सबसे बेहतर है। ये जज प्रत्येक दल को 200 मापदंडों पर नंबर देते हैं। इसके आधार पर सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का चुनाव होता है। किसी भी दल के लिए इस ट्रॉफी को जीतना बड़े गौरव की बात होती है। परेड में शामिल होने वाले प्रत्येक जवानों को 4 स्तर की सुरक्षा जांच से गुजरना पड़ता है। उनकी हथियारों को भी कई चरणों में गहन जांच होती है। जांच का मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना होता है कि किसी जवान के हथियार में कोई जिंदा कारतूस ना हो। इससे बहुत बड़ी अनहोनी हो सकती है। गणतंत्र दिवस की आयोजन की जिम्मेदारी रक्षा मंत्रालय की होती है। आयोजन में करीब 70 दूसरे विभाग और संगठन रक्षा मंत्रालय की मदद करते हैं। परेड के सफल संचालन के लिए सेना के हजारों जवानों समेत अलग अलग विभागों के भी काफी संख्या में लोग लगाए जाते हैं। तब कहीं जाकर आप 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के समय आयोजन का आनंद उठा पाते हैं। तो ये थी गणतंत्र की 26 कहानियां। इस पेशकश को दिखाने का मकसद सिर्फ इतना ही था कि आप समझ पाएं कि हमारे गणतंत्र दिवस की नींव कैसे और क्यों रखी गई थी।
26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? इस दिन राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को सलामी क्यों दी जाती है? इन तमाम सवालों का जवाब तो मिल ही गया होगा कि ये दिन इतना खास क्यों है। तो हमारे खास कार्यक्रम गणतंत्र की 26 कहानियां में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी। जय हिंद।